Very good morning to all the students. आज मैं चौथा लेक्चर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का तैयार करके लाया हूँ। सेकंड चैप्टर है हमारा और पार्ट 1 कॉमर्स में चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिज़नेस के बारे में तो आप सब जानते हो, क्योंकि भैया जो आदमी बिज़नेस करता है वो बिज़ी रहता है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिजनेसमैन वही होता है जिसके पास कम से कम 500 लोगों को सैलरी देने का पैसा हो और वो 500 लोगों को कम से कम 500 लोगों को सैलरी देता हो। बाकी जो नीचे की कैटेगरी है वो बिजनेसमैन नहीं होते। तो इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो फॉर अर्निंग मनी वो एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो उस मनी को कमा सकें, एक्वायर कर सकें, प्राप्त कर सकें। कैसे? थ्रू प्रोडक्शन, कुछ पैदा करके, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और द सर्विसेज और द सर्विसेज। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप उसके बदले में पैसा देते हो। दवाई बना के बेची जाती है, आप उसके बदले में पैसा देते हो। इसी तरह से और बहुत सारा सामान है जिसके बदले में आप पैसा देते हो। तो इंडस्ट्री है जो कि बनाती है और कॉमर्स उसमें हेल्प करती है अलग अलग तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन से, बैंकिंग से, वेयर हाउसिंग वगैरह से। इंश्योरेंस आ गई, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह 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 वगैरह। तो मेन एम जो है डूइंग बिजनेस, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं उस बिज़नेस को शुरू करने से पहले, जिससे कि उसको एक अलग से स्टेटस मिल जाता है, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। गवर्नमेंट की नज़र में वो पॉजिटिव हो जाती है, वाजिब हो जाती है, जायज़ हो जाती है और उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है और उसको ढूंढना आसान है। तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि भाई आप एक दवाई की दुकान करोगे जिसके मालिक आप होगे, आपके साथ कोई पार्टनर नहीं होगा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप जिसमें भाई एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे मिलके, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वन मैन शो कहते हैं, वन मैन बिजनेस कहते हैं इसको। वो जो 1 पर्सन है वही सोलली रिस्पॉन्सिबल है पैसा लगाने के लिए, रिस्क को बर्दाश्त करने के लिए और डेली जो डे टू डे मैनेजमेंट करनी है बिजनेस की उसके लिए। केमिस्ट शॉप या रिटेल फार्मेसी बिजनेस में उस बंदे को काम आना चाहिए, यानी प्रोफेशनल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए जो इसेंशियल है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ट सूटेड है। आपको स्किल्स आएंगी, आप अकेले काम कर सकते हो, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ खास फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। सबसे पहले तो ही हैज़ फुल अथॉरिटी, उसके पास पूरे अधिकार है क्योंकि वो अकेला मालिक है। वो अपनी एबिलिटी एंड स्किल के अकॉर्डिंगली काम करता है। जो ओनरशिप है, जो मलकियत है, वो उस आदमी के पास है। देयर इज़ नो पार्टनरशिप, देयर इज़ नो एसोसिएशन। तो जो प्रोप्राइटर है यानी मालिक और जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जो एक ही चीज़ है, वन एंड द सेम। और इस सोल प्रोप्राइटरशिप को शुरू करने से के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट भाई लाइसेंस चाहिए आपको, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो प्रोप्राइटर है यानी जो मालिक है, वो नेसेसरी कैपिटल यानी ज़रूरी पैसा अरेंज करता है ताकि उसका बिजनेस डेली बेसिस पे आसानी से चलता रहे।
और जितना प्रॉफिट इस बिजनेस में आता है 5वें पॉइंट में जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो सारे का सारा प्रोप्राइटर का होता है। बट सिमिलरली लॉसेस जो हैं बिजनेस में वो भी उसी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जिम्मेवारियां यानी लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटर, दे आर अनलिमिटेड, उनकी कोई गिनती नहीं है, सारे काम उसी को करने हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की? मोस्ट इजीली फॉर्म्ड, आसानी से इसको शुरू कर सकते हो, बिकॉज लाइसेंस लेने के अलावा और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। सीक्रेसी जो है इस बिजनेस की मेंटेन की जा सकती है क्योंकि आप अकेले ही आदमी हो। सोल प्रोप्राइटर जो है फ्री टू टेक एनी डिसीजन, जो भी चाहे वो फैसला ले सकता है इन रिगार्ड टू ऑल मैटर्स कंसर्निंग हिज बिजनेस, जो उसके बिजनेस के संबंध में उसको लेने हैं या लेने चाहिए। और वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स अपने कस्टमर्स के साथ एस्टैब्लिश कर सकता है। और जो इंसेंटिव है ग्रेटर प्रॉफिट्स का या फियर ऑफ लॉस है, वो जो प्रोप्राइटर है उसको इंड्यूस करता है कि वो बेस्ट ऑफ एबिलिटीज में और वेल ऑफ द कैपेसिटी में काम करे ताकि लॉस हो ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इसी वजह से जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल हैं उनको ये एनकरेज करता है कि वो अपना बिजनेस शुरू करें अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो आप यहाँ पे बिजनेसमैन नहीं हो, यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसने खुद को ही नौकरी पे रखा है। और आप जब चाहो अपने काम करने का जो तरीका है, अपनी मैनेजमेंट का पैटर्न है, उसको बदल सकते हो एनी टाइम। जब चाहो आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो अपने बिजनेस में, जब चाहो अपना पैसा लगाना कम कर सकते हो। और इसमें जो कंपैरेटिवली खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है मैनेजिंग द एंटरप्राइज, वो कम है। लेकिन साथ साथ फिर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर होता है कई बार उसको नुकसान होता है क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास कमी हो सकती है। तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसके पास उतनी धनराशि होती नहीं है। अगर उसका जो बिजनेस है, अगर जो उसका जो काम है, जो रिटेल का काम है, वो अच्छे से नहीं चल रहा, और एक सिंगल पर्सन के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो हर चीज़ को ध्यान दे पाए। जैसे कि मान लीजिए कि दवाई की दुकान नहीं है, मान लीजिए दवाई की फैक्ट्री है, तो प्रोडक्शन भी देखे, सेल भी देखे, फाइनेंस भी देखे, एडवर्टाइजमेंट भी देखे, अकाउंट्स को भी देखे, तो ये एक डिफ़िकल्टी है, ये एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे फिर उसको स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर वो बंदा अकेला है और वो अकेला बंदा काम कर रहा है तो उसकी मौत के साथ विद द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर जो बिजनेस एंड हो जाता है, क्योंकि जो उसके फैमिली वाले हैं हो सकता वो इतने कॉम्पिटेंट ना हो, इतने क्वालिफाइड ना हो कि उसके बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। और जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो रन करता है अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल पे, इसलिए वो बेनिफिट जो लार्ज स्केल वाले होते हैं उनको वो एंजॉय नहीं कर पाता। और कई बार उसकी जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है वो बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, जिम्मेवारियां अनलिमिटेड है, सारे काम उसी को करने हैं और उसके ऊपर कोई चेक्स या कोई कंट्रोल्स नहीं है, उसी को करना सारा कुछ। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, इस संस्था के अनुसार जो प्रॉपर्टी है एक हिंदू फादर से या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, जो कि आप बोल दो कि मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो बन जाती है। तो वो आपको जन्म से ही मिल जाता है उसमें हिस्सेदारी। जैसे कि एक हिज सन्स सन बिकम द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली विद को ओनर और को पार्टनर इंटरेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन द फैमिली। केवल उस फैमिली में पैदा होने से ही आप उसके एक हिस्से के मालिक हो जाते हो।
और वो एक हेरिटेबल प्रॉपर्टी है जो कि आपको मिली है, आपको पैदा होने से मिल गई। और ऐसा बिजनेस जो एक फैमिली में होता है उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है फैमिली बिजनेस का इज जनरली इन द हैंड ऑफ ए सीनियर फेलो। जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं कर्ता। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए बिजनेस इनटू ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप अपने बिजनेस को जॉइंट फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट करोगे। यू ऑलरेडी आर ए जॉइंट फैमिली एंड योर बिजनेस इज ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। It automatically becomes so since on the death of the कर्ता his legal male heirs inherit it। और जो उसके बाद बड़ा होता है, जो उसके बाद काबिल होता है, वो कर्ता बन जाता है जब कर्ता की डेथ हो जाती है। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके कुछ अच्छे लक्षण हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जो ओनली कर्ता जो है हैज़ द राइट टू मैनेज द फैमिली बिजनेस। उसके पास अधिकार है, वो उनको मैनेज करेगा, कर्ता जो बड़ा है सबसे। लाइबिलिटीज़ जो है मेंबर्स की वो लिमिटेड है क्योंकि उन बटी हुई हैं जिम्मेवारियाँ, एक्सेप्ट करता क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। मेल मेंबर्स जो है ओनली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन क्लेम द राइट टू बी मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीमेल्स को अलाउड नहीं है। द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन नॉट मेक एनी क्लेम इन दिस रिगार्ड। ये इस रूल के मुताबिक है। एग्जिस्टेंस जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कर्ता के डेथ होने से, बाई द डेथ ऑफ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर और इवन कर्ता कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वाला उसको संभाल लेता है। शेयर ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। मान लीजिए एक बंदा पैदा हो गया तो बाकियों का शेयर कम हो गया, दो पैदा हो गए तो और शेयर कम हो गया, अगर कोई मर गया तो फिर से शेयर बढ़ गया। तो डेथ होने से या पैदा होने से ये फ्लक्चुएट करता। मेंबरशिप जो है फैमिली बिजनेस की इज एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेटस अराइजिंग फ्रॉम बर्थ इन द फैमिली। बस आपकी मेंबरशिप तभी हो जाती है जब पैदा हो जाते हो। एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी मेंबर्स इन दिस फैमिली बिजनेस। इसमें किसी को कोई परेशानी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं, क्योंकि कोई पैदा हुआ तो वो हिस्सेदार हो गया। Co-partner can claim for its share or ask for the partition of the business if they are not satisfied with the functioning। और अगर कोई बंदा फैमिली में जो कि हिस्सेदार है उसको लगता है कि जो फंक्शनिंग है वो ढंग से नहीं हो रही, तो वो अपना हिस्सा निकाल सकता है, मांग सकता है और उसको निकाल के देना पड़ेगा, उसका हिस्सा उसको देना पड़ेगा। तो एडवांटेजेस क्या हुई इसकी कि जो करता है उसके पास फुल फ्रीडम है बिजनेस को रन करने की, उसके पास अधिकार है कोई भी डिसीजन लेने का विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ अदर्स, कोई नहीं बोल सकता। और ये जो बिजनेस है उस फैमिली के बच्चों के लिए एक इंश्योरेंस कवर है, उस फैमिली की जो विडोज़ हैं विधवाओं के लिए एक इंश्योरेंस कवर है, उस फैमिली के जो डिसेबल्ड हैं जो काम नहीं कर सकते उनके लिए भी एक इंश्योरेंस कवर है, और उस फैमिली के जो बीमार हैं उनके लिए भी एक इंश्योरेंस कवर है। और ये बिजनेस स्मूथली चलाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जितने भी मेल मेंबर्स हैं सबकी मदद लेके इसको और बड़े तरीके से अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई जितने भी को पार्टनर है कर्ता को छोड़ के उन सब की लायबिलिटीज लिमिटेड है, उनकी जिम्मेवारियां कम है, कर्ता की ज़्यादा है। एवरी को पार्टनर गेट्स शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ इररिस्पेक्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन इन सक्सेसफुल रन। हर बंदा, हर मेल जो उस फैमिली का है उसको उसका हिस्सा मिलता ही मिलता है, चाहे उसका योगदान कम हो या ना हो। बिजनेस हैज़ नो इफेक्ट ऑन इनसैनिटी और डेथ ऑफ एनी मेंबर। किसी के मरने से उस फैमिली में बिजनेस में कोई कमी नहीं आती, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसएडवांटेजेस, रिसोर्सेज ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली या जॉइंट फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक ही फैमिली है, उसी की धनराशि से ये पूरा जॉइंट फैमिली बिजनेस चल रहा है। तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है कंपैरेटिवली जब बड़ी बड़ी संस्थाओं में जहाँ में बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर अपनी धनराशि लगा के काम करते हैं उसके कंपैरेटिवली। कर्ता हैज़ अनलिमिटेड अथॉरिटी टू रन द बिजनेस एंड द इनिशिएटिव एंड सिंसियरिटी ऑफ यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैज़ नो प्लेस। यहाँ पे कर्ता एक तरीके से बिग बॉस है, उसके पास ही अनलिमिटेड अथॉरिटी है। अगर कोई सिंसियर है फैमिली में, यंग मेंबर है,
तो उसके इनिशिएटिव्स की और उसकी सिंसियरिटी की के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, कर्ता खुद चाहे तो ऐसा हो सकता है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इटसेल्फ। अगर फैमिली ही खत्म हो गई तो बिजनेस भी खत्म हो गया, ये एक डिसएडवांटेज है। ऑल द मेंबर्स हैज़ द राइट टू गेट शेयर इन इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी मेंबर हैं सबके पास अधिकार है कि वो अपना हिस्सा मांगे इनकम में और प्रॉफिट में, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो काम में। इस वजह से बहुत सारे मेंबर्स इररिस्पॉन्सिबल और लेजी भी हो जाते हैं। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये परिभाषित करता है कि जो पार्टनरशिप है वो एक रिलेशन है उन व्यक्तियों के बीच में जो कि एग्री कर गए हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे जो भी उनके बिजनेस के द्वारा प्राप्त होंगे। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली एज ए पार्टनरशिप। तो जो व्यक्ति एक पार्टनरशिप में आ जाते हैं उनको पार्टनर कहा जाता है और कलेक्टिवली उसको उस संस्था को पार्टनरशिप कहा जाता है। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन एज पार्टनरशिप इज कॉल्ड ए फर्म। तो जो संस्था पार्टनरशिप बेस पे चलती है उसे फर्म कहा जाता है। तो इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के थे। पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 20, और अगर कोई बैंकिंग फर्म है तो उसमें 10, दे कैन ज्वाइन टुगेदर टू शेयर एनी प्रॉफिट मेड बाई देम। पार्टनरशिप जो है इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द कंसर्न्ड पर्सन्स। उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, लिखित होती है, ये ओरल हो सकती है, ये रिटन हो सकती है। डॉक्यूमेंट जो उनके बीच में हुआ है, जो पार्टनरशिप लिखित में हुई है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। एनी प्रॉफिट जो उनके मेड बाय द पार्टनरशिप वो उनकी एग्रीड रेशो के अनुसार, अनुपात में, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है उसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पार्टनर जो है कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर कोई व्यक्ति अपना हिस्सा किसी और को बेच के निकल जाना चाहता है तो जब तक दूसरे अलाउ नहीं करते तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और पार्टनरशिप जो डिसॉल्व मानी जाएगी ऑटोमेटिकली व्हेन द टर्म फॉर विच द पार्टनरशिप वाज एंटर्ड इनटू एक्सपायर। जब उन्होंने लिखित की थी तो पार्टनरशिप कुछ समय के लिए की होगी, तो जिस वक्त वो समा एक्सपायर हो जाएगा आ जाएगा उसी समय वो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व मानी जाएगी। या फिर कोई पार्टनर मर जाए या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए तब भी ये पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाएगी। ईच पार्टनर ऑफ द फर्म हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। जैसे वहाँ जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की ही लाइबिलिटीज अनलिमिटेड थी क्योंकि उसी फैमिली का मेंबर था और सबसे बड़ा था। यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो पार्टनर्स हैं और वो अलग अलग फैमिलीज से हैं, इसलिए सबकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं। इफ़ द असेट्स ऑफ द फर्म आर सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी अटैच्ड टू क्लियर सच क्लेम। तो मान लीजिए कि संस्था में कोई परेशानी आ गई और पैसा देना है तो फिर भाई उनके जो खुद के घर बार हैं, खुद की जायदाद है, उसको उसकी कुर्की करके भी ऐसे क्लेम्स को पूरा किया जाता है। इफ़ एंड व्हेन ए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड द फर्म डज नॉट हाउएवर नेसेसरीली स्टैंड डिसॉल्व्ड। अगर कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो हो सकता है उसमें 5-6 लोग हों, तो एक व्यक्ति की पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो उससे जो फर्म है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन द रिमेनिंग पार्टनर्स के वेदर टू कंटिन्यू द फर्म। अगर वो चाहते हैं तो फर्म कंटिन्यू रहेगी, जो बाकी बचे हैं। हाउएवर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो जो फर्म है वो बंद या ख़त्म मानी जाएगी अगर ये जो बातें मैं आगे बोलने जा रहा हूँ इनमें से कुछ होता है। जैसे कि इफ़ दे एग्री
दैट द फर्म बी डिसॉल्व, वो सब पार्टनर मान गए कि भाई इसको बंद करो। इन द इवेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बिकमिंग इनसॉल्वेंट, सभी लोग इस लायक नहीं रहे कि उस फर्म को चला सके, तब भी वो डिसॉल्व मानी जाएगी। अगर उन्होंने कुछ इलीगल कर दिया तब भी जो वो वाली फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। और अगर कोई कोर्ट इशू कर देती है तब भी वो डिसॉल्व मानी जाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म की एडवांटेजेस ये है कि ये क्वाइट इजीली फॉर्म्ड है, आसानी से बनाई जा सकती है या बन जाती है। दो या दो से ज़्यादा लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन्स जो हैं दे मे स्टार्ट ए बिजनेस ऑन पार्टनरशिप बेसिस। उनके बीच ओरल या रिटन एक एग्रीमेंट होगा, उस पर टाइम लिखा होगा ये कब तक चलेगी पार्टनरशिप। और डिसीजन टू स्टार्ट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है इज़ क्वाइट प्रॉम्प्ट, बड़ी मतलब ऑन द स्पॉट हो जाता है पार्टनर्स में, ये भी एक एडवांटेज है। जब चाहे वो उसको शुरू कर सकते हैं। दे मे पूल देयर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो अपना पैसा उसमें लगाएंगे टू कलेक्ट एनफ फाइनेंसेस फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। वो अपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके पैसा लाएंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए। देयर इज ए ग्रेटर एफिशिएंसी इन डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टेकन बाय द पार्टनर इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। और उस अगर उनकी एफिशिएंसी अच्छी है डे टू डे कंडक्ट बिजनेस में, तो अगर वो बिज़नेस को सच्चे दिल से कर रहे हैं तो उनका बिज़नेस अच्छे से जाएगा, क्योंकि वो हर वक्त अपना टाइम जो है वो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, इट सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स हु लेंड मनी टू द फर्म। क्योंकि उस संस्था में पैसा लगाने वालों को जब ये पता चलता है कि यहाँ पे हर बंदा जिम्मेदार है, हर बंदे की जो जिम्मेवारियाँ हैं वो अनलिमिटेड है, तो बाहर वाले लोग उसमें पैसा लगाते हैं। Any loss incurred by the firm is shared by all the partners. It reduces the risk to the business as a whole. और क्योंकि उनके पैसा जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया उसी रेशो में वो लॉस को भी बर्दाश्त करते हैं, तो कुल मिला के बिजनेस को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, वो उसको झेल लेते हैं। बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड बाई एक्सटेंडिंग द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द नंबर्स ऑफ पार्टनर्स डज नॉट एक्सीड 20। बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है पार्टनरशिप को एक्सटेंड करके, बस 20 से ज़्यादा लोग इसमें नहीं आने चाहिए और बैंकिंग फर्म में 10 से ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए। ए बैलेंस जजमेंट इज मेड रिगार्डिंग बिजनेस इशू अवॉइडिंग इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज एंड प्रेजुडिस। उनकी जो उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो जजमेंट होती है वो बैलेंस्ड होती है, उसमें उन लोगों की खुद की कुछ प्रेफरेंसेस वगैरह नहीं होती, तो सब लोग मिलजुल के फैसला लेते हैं और लेना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म जो है लॉन्गर एग्जिस्टेंस है इसकी, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। तो ये लंबा चलती है क्योंकि केवल एक व्यक्ति के भरोसे ये नहीं चलती। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है, ये देखा गया है कि कुछ केसेस में उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच की जो खुशनुमा माहौल है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एक डिसऑनेस्ट और इनकम्पिटेंट पार्टनर, एक बेईमान व्यक्ति जो कि इस लायक नहीं है कि वो पार्टनर होता, ही मे लैंड द फर्म इन डिफ़िकल्टीज, तो वो उस फर्म को मुश्किलों में ला सकता है उसकी हरकतों की वजह से। पार्टनर who wants to withdraw his capital from the firm will not be able to do unless all the others agree to do। हाँ, एक पार्टनर अगर अपना हिस्सा निकालना चाहता है तो वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक दूसरे नहीं मान जाते। लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द बिजनेस डेथ इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई मर गया, अगर कोई इस लायक नहीं रहा कि उसमें अपना पैसा डाल सके, अगर कोई रिटायर हो गया, तो देयर आर चांसेस कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। आमतौर पे जो पब्लिक होती है उसका पार्टनरशिप बिजनेस में कोई ज़्यादा फेथ नहीं होता, बिकॉज क्योंकि अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप आर केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट एंड देयर बिजनेस इज नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल। ये जो प्राइवेट बिजनेस होता है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, और लोग जो हैं इन ऐसी जगह पे पैसा लगाने से थोड़ा दूर रहते हैं। लार्ज स्केल बिजनेस कैन नॉट जनरली बी रन ऑन पार्टनरशिप बेसिस, और पार्टनरशिप बेसिस पे लार्ज स्केल बिजनेस को आमतौर पे चलाया नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द लीगल सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स।
क्योंकि 10 से ज़्यादा आप बैंक नहीं चला सकते और 20 से ज़्यादा आप फर्म नहीं चला सकते। तो इसलिए 10 जहाँ 10 लोग पैसा लगाएंगे, अगर वहाँ पे 50 लोग पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन बाइंडिंग आप चला नहीं सकते हो, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। पार्टनर्स बियर अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब बात करें पार्टनर्स की, कितनी तरह के होते हैं। कुछ एक्टिव पार्टनर्स हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, कुछ नॉमिनल पार्टनर्स हैं, कुछ पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है, और कुछ सीक्रेट पार्टनर्स हैं। एक्टिव तो वो हो गए जो कि एक्टिव पार्ट लेते हैं मैनेजमेंट के काम में और अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ को बियर करते हैं, खर्चों को बर्दाश्त करते हैं, लॉस को बर्दाश्त करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं अपना पैसा उस संस्था को चलाने के लिए। स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर्स कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेते मैनेजमेंट के बिजनेस में, जिम्मेवारियों में। हाँ, अपना पैसा ज़रूर लगा देते हैं, अपना शेयर, परंतु जो लायबिलिटी है उनकी भी अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर्स केवल उसने नाम दिया अपना कि मेरा नाम इस्तेमाल कर लो, ना वो पैसा लगाता है ना वो कोई क्लेम करता अपना हिस्सा, सिर्फ उसके नाम की वजह से लोग उस संस्था में पैसा लगाना शुरू कर देते। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, उसने सिर्फ पैसा लगाया है कि भाई मैं केवल प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉसेस में मैं हिस्सेदारी नहीं करूंगा। परंतु लायबिलिटी जो है उसकी डेबिट्स में अनलिमिटेड है। सीक्रेट पार्टनर वो नहीं चाहता कि उसका नाम आगे आए, आउटसाइडर्स को पता चले, लेकिन वो पैसा देता है, जिम्मेवारियां पूरी लेता है। ऐसा हुआ सीक्रेट पार्टनर। आगे आया माइनर पार्टनर। अब माइनर से पता चल जाएगा जो 18 साल से कम होगा। जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो पूरे राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाता जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। However, Indian Partnership Act allows a minor to be admitted as a partner provided all the other partners। हाँ, जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो अलाउ ज़रूर कर देती है कि भाई इसको पार्टनर माना जा सकता है जब दूसरे पार्टनर्स मान गए कि हाँ कोई बात नहीं, इसको पार्टनर मान लो। माइनर जो है ही इज़ एंटाइटल्ड ए शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। उसका एक शेयर होता है, हिस्सेदारी बनती है। लायबिलिटी जो है उसकी डेबिट्स में बनती हैं, हाउएवर लिमिटेड है इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ए माइनर पार्टनर हैज़ ए चॉइस टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर और नॉट। जब वो माइनर से मेजर हो जाएगा तो फिर वो उसकी इच्छा है कि वो चाहे तो अपनी पार्टनरशिप छोड़ भी सकता है या कंटिन्यू कर सकता है। इफ़ ही डज नॉट गिव ए पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस विद इन 6 months, अगर वो 6 महीनों में मेजर होने के बाद अपनी चॉइस पब्लिक नोटिस में नहीं देता तो ही विल बी ट्रीटेड एज हैविंग डिसाइडेड टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर। तो ये मान लिया जाता है कि वो आगे एज ए पार्टनर काम करना चाहता है। आफ्टर बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म इट इज़ द लायबिलिटी एंड हिज लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। तो फिर जिस दिन वो 18 साल का हुआ उस दिन के बाद उसकी लायबिलिटीज, जिम्मेवारियां अनलिमिटेड हो जाती हैं। आगे आया पार्टनर बाई एस्टोपल। इसका मतलब है इफ एन आउटसाइडर बिहेव्स इन सच ए फैशन, अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस तरीके से बिहेव कर रहा है दैट ही इज मिस्टेकन एज पार्टनर ऑफ द फर्म, गलती से उसको इस संस्था का हिस्सेदार मान लिया गया है किसी थर्ड पार्टी द्वारा, तो ही विल बी हेल्ड लायबल टू ऑल दोज थर्ड पार्टीज हु एक्सटेंड क्रेडिट टू द फर्म ऑन द एजम्पशन ऑफ हिज बीइंग ए पार्टनर। तो फिर वो जिम्मेदार माना जाएगा उन थर्ड पार्टीज के प्रति जिन्होंने ये मान लिया है कि ये बंदा इस संस्था का मेंबर है। सच ए पर्सन इज नोन एज पार्टनर बाई एस्टोपल बिकॉज ऑफ हिज हैविंग बिहेव्ड एज ए पार्टनर, क्योंकि उसने ऐसा बिहेव किया है। ही कैन नॉट डिनाई द लायबिलिटीज, तब वो मना नहीं कर सकता कि उसने कहीं ना कहीं ऐसा बोल दिया होगा, मुंह से निकल गया होगा उसके, तो वो बन गया पार्टनर बाई एस्टोपल। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ए पार्टनर बाई एस्टोपल इज नॉट ए पार्टनर ऑफ द फर्म, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। तो ही नीदर कंट्रीब्यूट्स एनी कैपिटल नॉर टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ना तो वो कोई पैसा लगाता है तो ना ही वो मैनेजमेंट के कामों में कोई हिस्सेदारी शो करता है। तो दिस इज ऑल ओवर टुडेज लेक्चर। आई विश कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।